एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान को। अभी तक हमने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इस क्वेश्चन बैंक में कुछ जो अध्याय है उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे कि अध्याय 1 जो है आपकी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है। उसी के साथ साथ अध्याय दूसरा जो हमारा होता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसका सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। अगर बात करें तीसरे अध्याय की नियोजित विकास की राजनीति, तो इसका भी सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। इन दिस वीडियो आज हम अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर 4 है भारत के विदेश संबंध। तो इसी के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये वाले हमारे सामने क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार है क्या है? विश्व बंधुत्व, पूर्णतः निःशस्त्रीकरण, युद्ध का समर्थन या नाटो का समर्थन? तो राइट आंसर होगा विश्व बंधुत्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। भारत जो था उसने पंचशील जो सिद्धांत किया वो किसके साथ किया? तो जो चीन के साथ किया। तो राइट आंसर रहेगा चीन के साथ। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे कौन थे? पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर रहेगा पंडित नेहरू। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पंचशील की घोषणा हुई। पंचशील जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। तो फर्स्ट आंसर ही राइट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर है अ। उसके बाद अगला है, शिमला समझौता हुआ था। जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ओके, 1972 में, 1974, 1976 या 1978? तो राइट आंसर होगा 1972, बांग्लादेश बनने के बाद। ओके, शिमला समझौता हुआ था। तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सत्य असत्य की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सत्य असत्य का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आएगा सत्य। क्या आएगा इसका? सत्य। हाँ। उसके बाद दूसरा है, भारत विदेश नीति के मुख्य निर्माता पंडित नेहरू थे। तो जी हाँ, इसका भी क्या आएगा? इसका भी आएगा सत्य, यानी ऊपर के दोनों का सत्य। उसके बाद नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता 1976 में हुआ था। तो नहीं, इसका क्या आएगा? असत्य। इसका आएगा असत्य। उसके बाद शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। तो नहीं, इसका भी क्या आएगा? असत्य। उसके बाद भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था। तो नहीं, इसका भी असत्य आएगा, क्योंकि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ओके, चलिए इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट। अब बढ़ते हैं खाली स्थान की पूर्ति की तरफ। देखो खाली स्थान को एक एक करके। सबसे पहले, भारत ने सदैव समाजवाद तथा रिक्त स्थान का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? समाजवाद तथा उपनिवेशवाद का। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का विरोध किया है। उसके बाद अगला है, यूगोस्लाविया की राजधानी है। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। ओके, यहाँ पर प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री व के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जो नेता थे जनरल अयूब खान, उनके बीच। क्या नाम था उनका? जनरल अयूब। ओके, तो आपको रिक्त स्थान में लिखना है जनरल अयूब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करगिल संघर्ष रिक्त स्थान व पाकिस्तान में हुआ था। यानी कि करगिल संघर्ष जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? भारत व पाकिस्तान। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा इंडिया, यानी कि भारत पाक। ओके, उसके बाद भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण को हुआ किस तारीख को, किस दिनांक को, किस वर्ष भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था प्रथम, पहली बार? तो वो रहेगा 18 मई 1974 को। ओके, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत क्या दिया? जो 5 सिद्धांत दिए गए थे पंचशील समझौतों के अंतर्गत, वो किसने दिए थे, या वो ये समझौता किन नेताओं के बीच हुआ था? तो यह नेहरू और चाओ एन लाई। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? 1966 में ताशकंद गए थे हमारे यहाँ से कौन? हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी। तो 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे। जो भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था
उस टाइम पे रक्षा मंत्री कौन थे? तो 1962 वी के कृष्ण मेनन। कौन थे? वी के कृष्ण मेनन थे। उसके बाद विदेश नीति है। विदेश नीति क्या होती है? किसी राष्ट्र का विदेश में किया गया संबंध, यानी कि जो भारत है वो दूसरे देशों से कैसे संबंध रखेगा, जिस भी तरीके के उसके संबंध होंगे वही क्या होगी? भारत की विदेश नीति होगी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या तात्पर्य है? ओके, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किसे कहते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो, विश्व बंधुत्व प्रेम व सामंजस्य से रहना ही क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ओके, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही आपको इसका आंसर देना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ, जिनके आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ना वो तो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, और मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक बार याद हो जाए, जब कोई हम सुनेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेंगे। अब जो मैं देने वाली हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए गए हैं, इनके आंसर मैं आपको दूंगी। चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना जैसे जैसे मैं आंसर बताती जाऊँ। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न के जो अंक मिलने वाले हैं वो आपको 2 मिलने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न की अंकों की संख्या 2 है। ओके, चलिए देखते हैं। भारत विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत लिखिए, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है उसके क्या क्या सिद्धांत है। तो चलिए इसके आंसर को जल्दी से देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारत विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत है। सबसे पहला सिद्धांत असंलग्नता। असंलग्नता का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्षता। आप असंलग्नता के स्थान पर गुट निरपेक्षता भी लिख सकते हैं। गुट निरपेक्षता मतलब इसका तात्पर्य है कि भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा, वो क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। ओके, किसी भी गुट के दबाव में नहीं रहेगा। ये भारत की पहली विदेश नीति की पहली विशेषता। दूसरा या पहला सिद्धांत, दूसरा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। हमारी विदेश नीति क्या कहती है कि भारतीय विदेश नीति का दूसरा प्रमुख सिद्धांत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी कि हम शांति से रहने पर विश्वास करते हैं। ओके, शांति कायम करने पर। उसके बाद तीसरा, बाह्य प्रभाव से स्वतंत्र। भारतीय विदेश नीति बाहरी जो प्रभाव पड़ते हैं, बाहरी जो शक्तियाँ होती है उनसे स्वतंत्र है, उनके प्रभाव उनके दबदबे के बीच में नहीं आती है। भारतीय विदेश नीति बाह्य प्रभाव से पूर्ण रूप में स्वतंत्र रहने की रही है। उसके बाद चौथा है सभी के साथ मित्रता। ऐसा नहीं है कि हम सबसे लड़ाई झगड़ा, हमारा ये कहना है कि भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है कि विश्व के सभी देशों से मित्रता के साथ संबंध स्थापित करना, यानी कि सभी से मित्र बनकर, फ्रेंड बनकर रहना, किसी का भी दुश्मन बनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हमारी विदेश नीति के 4 मुख्य सिद्धांत थे। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत ने क्या योगदान दिया है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसा कि आंसर देख सकते हैं, भारत को यूएनओ किसको बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उसकी सदस्यता भारत ने 30 अक्टूबर 1945 में ली थी। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की हर बात का वो समर्थन करता है। और चार्टर यानी कि हमारे देश का संविधान है ना, इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी चार्टर है जिसमें कुछ नियम दिए हुए हैं। तो उस चार्टरों के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? भारत ने। तो इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग प्रदान करता है। ओके, तो बस 2 नंबर का है, इसलिए इतनी सी छोटी सी बात आपको लिखनी है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, साथ ही दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक में प्रश्न देखने को मिलेगा कि विकास शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं। तो उसको भी यहीं इसी के साथ देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है। ये क्या है? एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह शिखर सम्मेलन राजनीतिक नेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संस्थाओं के निर्णय निर्माताओं, वैज्ञानिक और शोधकर्ता और मीडिया कर्मियों को सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। तो ये एक सम्मेलन है जिसमें राजनीतिक नेता हुए, जो भी बड़ी बड़ी हस्ती हुई, उनको एक साथ लाता है और विकास के लिए उन मुद्दों पर, विकास से जुड़े मुद्दों पर उस सम्मेलन में चर्चा की जाती है। उसी को कहते हैं विकास शिखर सम्मेलन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रवासी क्या है। ओके, हमने विकास शिखर सम्मेलन अभी देख लिया है और भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है ये भी देख लिया। अब प्रवासी किसे कहते हैं तथा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देशों के जो नाम है वो तो अब आपको ही बताने हैं कि भारत के दो कोई भी पड़ोसी देशों के नाम आप बता देना। प्रवासी शिखर के आंसर को, यानी कि प्रवासी क्या है, इसको अभी हम समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। प्रवासी किसे कहते हैं, प्रवासी कौन होते हैं, तो वे लोग, वे जनता जो होती तो अपने देश की है यानी कि भारत की है, लेकिन वो भारत छोड़कर दूसरे किसी अन्य देश में रहती है। ओके, तो उन जनता को हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय या प्रवासी जनता। ये क्या होती है, विश्व के अनेक देशों में फैले हुए रहते हैं। ओके, तो आई होप आपको प्रवासी क्या है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट सी डेफिनेशन है, ध्यान रख लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। पड़ोसी देशों के नाम आप बता ही दोगे, कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। ओके, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें बड़े देने हैं। ओके, तो ये इसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भारत की विदेश नीति का आधार है, समझाइए। यानी कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के जो 5 सिद्धांत थे, पंचशील समझौता जो हमारा भारत और चाइना से हुआ था, वो हमारी विदेश नीति का आधार है, विदेश नीति का बेस है। हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारत की विदेश नीति अहिंसा के विचार का समर्थन करती है। जो हमारी विदेश नीति वो क्या कहती है, अहिंसा का पालन करना, यानी कि हिंसा नहीं करना। हम कहते हैं कि जियो और जीने दो। ओके, के सिद्धांत पर अपन पालन करते हैं। इसी कारण यह सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति है, भारत की जो विदेश नीति है। और भारत ने अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए अपने विदेश नीति में पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को प्रमुखता दी है। ओके, यानी कि जो पंचशील शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत है वही हमारी विदेश नीति के अंतर्गत सिद्धांत है। जैसा कि ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। फिर सेकेंड, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। थर्ड, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का आदर करे। फिर फोर्थ, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व का आदर करते हुए शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति पर चले। कुल मिलाकर ये सिद्धांत ये बताते हैं कि हमें किसी भी देश के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शांति से, अगर उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उसे हेल्प करनी चाहिए और उसकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। और यही क्या है, हमारी विदेश नीति है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि हमारी विदेश नीति पंचशील समझौते का आधार है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इस पंचशील के आवश्यक पहलू के रूप में भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को शांतिमय बनाने रखने का मूल कारण ही निहित है। हमारा भी उद्देश्य क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का, कि अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो हमेशा कैसा रहे, शांति वाला बना रहे। अतः इस प्रकार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भारत की विदेश नीति का आधार है। दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो ये इसका आंसर होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये इतना सा स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, सार्क संगठन को समझाइए। तो सबको पता होगा सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का एक ग्रुप है। ओके, तो देखते हैं सार्क संगठन क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है। कितने देशों का, 7 देशों का संगठन है। और अभी वर्तमान में इसमें 8 देश जुड़ चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को भी इसका क्या कर लिया है, सदस्य मान लिया गया है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से
शांति और प्रगति हासिल करना है। ओके, इसको क्यों बनाया गया है इस संगठन को? ताकि आपस में हम हेल्प करके, एक दूसरे को सहयोग करके शांति बनाएं और प्रगति हासिल करें, यानी कि विकास भी करें। सार्क के जो 7 सदस्य देश है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। और जो 8वां डोरा है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ओके, अब देखो इस संगठन के क्या उद्देश्य है, उनको भी देख लेते हैं। सार्क के उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। पहला उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उनके कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दें और उनके जीवन का जो विकास है, जीवन की जो गुणवत्ता है उसे हम सुधारें। दूसरा, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को तेज लाना। देखो कोई भी संगठन हो उसके यही उद्देश्य होते हैं, जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रगति करना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना। ओके, उसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, यही इस संगठन का उद्देश्य था। तो हमने देख लिया संगठन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से देश शामिल हैं और इसके उद्देश्य क्या है। तो 4 नंबर के आंसर में बस आपको इतना ही लिखना होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक और फिर एंड का। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। चलो, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत की जो विदेश पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उन तत्वों के बारे में हमें जानना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख तत्व या कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे प्रमुख देश की भूमि सीमाएं, विशेषतः अप्राकृतिक भूमि सीमाएं। सबसे पहले कौन प्रभावित करता है? जो अप्राकृतिक भूमि सीमा होती है वो। उसके बाद दूसरा, भारतीय विदेश नीति को गांधीवादी विचारधारा ने भी अत्यधिक प्रभावित किया है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि देश की विदेश नीति का शांतिपूर्ण साधनों तथा सहयोग द्वारा शांति को हासिल करने का उद्देश्य गांधीवाद से प्रभावित है। तो दूसरा किस चीज़ ने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया है? तो वो किया है गांधीवाद ने, यानी कि गांधी जी की विचारधारा ने। उसके बाद थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप ने भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति कतिपय निश्चित मूल्यों पर आधारित है और वे मूल्य एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ही क्या है, प्रासंगिक हो सकते हैं। तो तीसरा यह रहेगा। चौथा, भारतीय विदेश नीति पर कांग्रेस की नीतियों का जो है स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आज़ादी के बाद कांग्रेस द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के प्रस्ताव को देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निवेश कहा जा सकता है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका मेन रोल है हमारी विदेश नीति में। तो 4 फैक्टर आपको पता चल गए। सबसे पहले भूमि, जो अप्राकृतिक भूमि है वो, उसके बाद गांधीवादी विचारधारा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वातावरण किस तरीके का है, और फिर जो कांग्रेस की जो थिंकिंग थी, कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद लास्ट में फोर्थ का। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति निशस्त्रीकरण में सहायक है, व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत की जो परमाणु नीति है, ओके, जो भारत की एटम पॉलिसी है वो क्या करती है, निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों के इस्तेमाल को कम करने की बात कहती है। इस बात को हमें प्रूफ करना है, उसकी हमें व्याख्या देनी है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को भी। देखिए, ध्यान से देखना, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं। क्या मीनिंग है इस लाइन का? देखो, ये लाइन ये कहना चाहती है कि भारत की जो परमाणु नीति है ये कहती है कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी डराने के लिए हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमें जरूरत लगेगी तभी करेंगे। यानी कि इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता।
वहां तक भारत कभी भी परमाणु नीति या परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे, और हम क्या करेंगे, इतना सशक्त अपनी परमाणु पॉलिसी को बना लेंगे, परमाणु हथियारों को, कि कोई हम पे हमला करने की कोशिश भी ना कर सकेगा। भारतीय परमाणु नीति है कि हम परमाणु शक्तियों का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेंगे, यानी कि हम जो परमाणु एनर्जी है, परमाणु जो हथियार है, परमाणु जो शक्ति है, उसका प्रयोग मात्र शांति के लिए करेंगे तथा किसी भी परमाणु हथियार बनाने एवं युद्ध में उनको प्रयुक्त करने का कार्य नहीं करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए किया है, ना कि किसी देश को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। भारत तो निशस्त्रीकरण का समर्थक है, यानी कि शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए, तथा सशस्त्रीकरण का विरोध है, यानी कि जो शस्त्र ज़्यादा बनाए जा रहे हैं उसका भारत विरोध करता है। भारत ने अब हम कैसे मान ले, तो भारत ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। देखो, भारत ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य किए हैं। सबसे पहला, निशस्त्रीकरण में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने और हमारी युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने में SSOD 1 द्वारा जोर दिए जाने के अनुरूप। ओके, उसके बाद भारत ने निशस्त्रीकरण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह से वित्त पोषित वार्षिक निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी की है, यानी कि मेहमानगिरी की है। भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल जो है उसका समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार को और आगे बढ़ाएगा। अतः विश्व शांति का प्रबल समर्थक होने के कारण भारत की विदेश नीति सशस्त्रीकरण किए जाने के विरोध और निशस्त्रीकरण के पक्ष में है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भारत की जो परमाणु नीति है वो ये नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का निर्माण हो, अतः वह निशस्त्रीकरण का समर्थन करती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के प्रमुख कारणों को बताइए। यानी कि ऐसे क्या कारण थे कि गुट निरपेक्षता की, दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को भारत ने अपनाया था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो कारण है वो है राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना। भारत यह भली भांति समझता था कि किसी शक्तिशाली गुट में जाने का आशय उस गुट विशेष का पिछलग्गू बनना। चूँकि भारत एक स्वाधीनता प्रिय देश है तथा वह स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों को निर्धारित करने का हिमायती भी है, अतः उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाना ही समझा। यानी कि जो भारत था उसे स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए वह किसी भी गुट के दबाव में रहना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। उसके बाद दूसरा कारण है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। भारत लंबे समय तक साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के अत्याचारों को सह रहा था, अतः इसके प्रति उसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे। उक्त कारण की वजह से भारत ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए गुट निरपेक्ष नीति पर चलने का मार्ग अपनाया। ओके, तो दूसरा कारण है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। उसके बाद तीसरा है शांति हेतु तीव्र इच्छा। क्योंकि भारत को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी, अतः उसकी सोच थी कि भविष्य में उसे शांति का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले, ताकि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी गुट में सम्मिलित होने का आशय उसके खेमे के देशों के साथ युद्ध में सम्मिलित होना। अतः इस परिस्थिति से बचने हेतु भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो थर्ड रीजन है शांति हेतु तीव्र इच्छा। उसके बाद फोर्थ है आर्थिक विकास की जरूरत। चूँकि गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाकर ही भारत बिना शर्त विश्व की दोनों महाशक्तियों साम्यवादी और पूंजीवाद और उसके खेमे के देशों से आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकता था। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास हेतु गुट निरपेक्षता की नीति पर चलना श्रेयकर समझा। ओके, तो ये थे 4 कारण जो कि गुट निरपेक्षता नीति के अपनाने के पीछे थे। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और हमने अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया। अब अगला अध्याय यानी कि अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।